नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ की समसामयिकी से जुड़े हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का सही क्रम क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपको अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते होंगे, जहां पर कुछ न्यायाधीशों के नाम दे देगा और बोलेगा कि इनका सही क्रम क्या है। ठीक, तो उसी प्रकार का प्रश्न है ये। यहां पर आपको क्रम में जमाना है किनको? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को। ठीक, आपके पास ऑप्शन में क्या है? श्री KHN कुरंगा, श्री अनंग कुमार पटनायक, श्री SR नायक, श्री HL दत्तू और श्री राजीव गुप्ता। ठीक, तो इनको आपको क्रम से जमाना है। तो चलते हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि हमारा हाई कोर्ट जो है वो कब स्थापित किया गया और ये कहां पर स्थित है। ठीक, लिखा है द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इज वन ऑफ द न्यू हाई कोर्ट इन इंडिया। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 नवंबर 2000। ठीक है, यानी कि 1 नवंबर 2000 को इसे स्थापित किया गया है, 1 नवंबर सन 2000 को। एज अ सेपरेट हाई कोर्ट ऑफ न्यूली क्रिएटेड स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ अंडर द मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन एक्ट 2000, हैविंग इट्स jurisdiction over the territories of the state of Chhattisgarh. The High Court of Bilaspur is the 19th High Court of India. ठीक, तो यहां से एक फैक्ट आपके लिए निकल के आता है कि छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है, वो किस क्रम का है? तो याद रखिएगा 19वें क्रम का ये उच्च न्यायालय है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। द हाई कोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड बाई ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर BN किरपाल। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज थे। ठीक, याद रखिएगा इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BN किरपाल जी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये। ठीक, ऑफ इंडिया ऑन 1 नवंबर 2000 इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर अरुण जेटली। ठीक है, अरुण जेटली जी क्या थे इस समय? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स। इसके अलावा कौन थे? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस भवानी सिंह। ठीक है, ये चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, कहां के? मध्य प्रदेश के। और ऑनरेबल जस्टिस RS गर्ग, इसको याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस RS गर्ग, फर्स्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है उसके प्रथम कार्यवाहक जो चीफ जस्टिस थे, कौन थे? श्री RS गर्ग, इसको भी याद रखेंगे। ठीक, इट्स न्यू बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन बिलासपुर एट बोदरी। ठीक है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है ये कहां पर स्थित है? बोदरी नाम का गांव है। ठीक है, और ये कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा बिलासपुर जिले में है। ठीक, द कोर्ट हैज सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ 22 जजेस। ठीक है, यानी कि 22 जजों की क्षमता है इस हाई कोर्ट में। ठीक है, अधिकतम कितने न्यायाधीश? 22 न्यायाधीश। तो इतना सारा चीज आपको यहां से देखने को मिला। ठीक, एक एक फैक्ट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जो मैं आपको यहां पर बताया हूं। क्या इंपॉर्टेंट है? तो देखिए 1 नवंबर 2000, क्यों? क्योंकि इस दिन राज्य स्थापना दिवस है और इसी दिन छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, दूसरा, ये किस क्रम का है? हमारा जो हाई कोर्ट है वो 19वें क्रम का है। ठीक, पहले कार्यवाहक न्यायाधीश कौन? श्री RS गर्ग जी। ठीक, यहां की क्षमता कितनी है? अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट में? तो 22 जज हो सकते हैं। इसके अलावा ये स्थित कहां पर है? तो बिलासपुर के बोदरी नाम के गांव में। ठीक, चलिए अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर की तरफ। ठीक, तो यहां पर देख पा रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का ये ऑफिशियल वेबसाइट है।
फॉर्मर चीफ जस्टिस एंड एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक, तो इसमें अगर बात करें फॉर्मर चीफ जस्टिस की, तो सबसे पहला नाम किसका लिखा है? मिस्टर W.A. शिशाक। ठीक है, शिशाक जी जो थे, W.A. शिशाक जी, ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। इसके बाद श्री K.H.N. कुरंगा। ठीक है, K.H.N. कुरंगा जी जो है वो दूसरे नंबर के जज है। ठीक, तो यहां से आपका जो क्रम हो जाएगा यहां पर, ये क्या हो जाएगा? कुरंगा जी का क्रम क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, यानी कि ये पहले नंबर पर आ जाएंगे। ठीक, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्रम में वो पहले नंबर पर है। ठीक, अब इसके बाद अगला देखेंगे, मिस्टर अय्यम पलयम सोमा सुंदरम वेंकटचला मूर्ति। ठीक है, ये हमारे तीसरे नंबर के जज हैं। ठीक है, चौथे नंबर के हैं श्री अनंग कुमार पटनायक। ठीक है, हमने इसको भी ऑप्शन में लिया है, तो ये दूसरे क्रम के हो जाएंगे क्वेश्चन के अनुसार। ठीक, अगले हैं श्री S.R. नायक। हमने लिया है क्या इसको? इनका नाम लिया है क्या? बिल्कुल, क्वेश्चन में है ये नाम। ठीक, अगले जज कौन है? श्री H.L. दत्तू। बिल्कुल, इनका नाम तो है ही, है ना, तो ये क्रम में क्या हो जाएंगे? चौथे नंबर पर हो जाएंगे। अब आते हैं अगले में, श्री राजीव गुप्ता। ठीक, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं श्री राजीव गुप्ता जी जो है ये पांचवें क्रम में आ जाएंगे। ठीक, इस पीडीएफ में अभी तक जितने भी चीफ जस्टिस हुए हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के, उनके नाम दिए गए हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। ठीक, तो यहां पर आपका क्रम क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? 1 2 3 4 5। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर हॉकी एवं तीरंदाजी की छात्रावासी खेल अकादमी का शुभारंभ किया जाएगा? ठीक, ऑप्शन क्या है? रायपुर, बिलासपुर, कोरबा या राजनांदगांव। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यह कहां पर स्थापित किया जाना है। तो यहां पर देख पा रहे हैं आप, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, वहां से लिया गया है। लिखा क्या है? खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं का सम्यक रूप से संपादन किया जा रहा है। उपलब्ध वित्तीय एवं प्रशासनिक संसाधनों से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में खेल एवं युवा कल्याण विभाग समस्त गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन कर रहा है। ठीक, आगे पैराग्राफ में आप देख पा रहे हैं, विभाग का यह प्रयास होगा कि उपलब्ध वित्तीय एवं प्रशासनिक संसाधनों का समुचित उपयोग कर राज्य के समस्त प्रतिभावान खिलाड़ियों एवं राज्य के युवाओं को उनसे संबंधित विभिन्न गतिविधियों में अधिकाधिक अवसर एवं सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। इसी उद्देश्य से, अब देखिए प्रश्न का उत्तर क्या लिखा है, हॉकी एवं तीरंदाजी की गैर छात्रावासी खेल अकादमी रायपुर का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, रायपुर में जो है वो गैर छात्रावासी खेल अकादमी, ठीक है, यानी कि वहां पर जो खिलाड़ी हैं वो रह नहीं सकते। ठीक है, वहां पर केवल प्रैक्टिस करने जाएंगे और प्रैक्टिस करके वापस घर। ठीक, आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में ही, ठीक है, रायपुर में ही हॉकी एवं तीरंदाजी की छात्रावासी खेल अकादमी का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा, रायपुर जो है ना, रायपुर में तीरंदाजी और हॉकी के लिए एक गैर छात्रावासी हॉस्टल भी है। ठीक है, गैर छात्रावासी खेल अकादमी जो है रायपुर में पहले से है। ठीक, और यहां पर हॉकी और तीरंदाजी के लिए ही छात्रावासी खेल अकादमी जो है ये प्रस्तावित है। ठीक, और आज की स्थिति में आपको अपडेट कर दूं कि हॉकी के लिए यहां पर, ठीक है, हमारे रायपुर में छात्रावासी खेल अकादमी जो है वो स्थापित किया जा चुका है। ठीक, तीरंदाजी के लिए और कार्य जो है वो प्रगति पर है। ठीक, तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। आपका उत्तर यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खेल नीति कब लागू की गई? ऑप्शन है आपके पास 2016, 2019, 2018 या 2017। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ खेल नीति जो है ये कब
लागू की गई है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अधिसूचना है ये कब का, 30 अक्टूबर 2017 का, ठीक है। और इसी अधिनियम के द्वारा से, या यूं बोले कि इसी अधिसूचना के माध्यम से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ खेल नीति जो है उसको लागू किया गया है, ठीक। इसमें जब पहला ही लाइन पढ़ेंगे आप कि छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग एतद द्वारा छत्तीसगढ़ खेल नीति 2017 जारी करता है, ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ खेल नीति 2017। क्लियर। तो यहां से अगर आपको प्रश्न आए, अगर डेट में पूछे कि कब लागू की गई, तो याद रखिएगा 30 अक्टूबर 2017 को। लेकिन अगर आपको वर्ष पूछे तो आप सीधे सीधे आंसर लगा सकते हैं, यहां से क्या हो जाएगा आंसर 2017, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत शामिल जिलों में शामिल नहीं है, ठीक। देखिए ये जो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र है, ठीक है, आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में कुल 13 जिले जो हैं, ठीक है, 13 जिले जो हैं ये पूर्णतः क्या हैं, आदिवासी जिले हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है वो एक आदिवासी बहुल राज्य है, ठीक है। हमारे यहां 13 जिले जो हैं वो पूर्णतः आदिवासी जिले हैं। और यदि विकास खंडों की बात की जाए तो 85 विकास खंड जो है ये पूर्णतः आदिवासी विकास खंडों के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो आपको प्रश्न में ये पूछ रहा है कि देखिए छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या है 28, ठीक। तो आपको इनमें से, इन्हीं 28 में से 13 जिले जो हैं वो क्या हैं, आदिवासी जिले हैं, ठीक। तो आपको प्रश्न में इन 13 जिलों में से 3 का नाम दिया है, ठीक है, जबकि बाकी बचे हुए जो 15 जिले हैं इनमें से 1 का नाम दिया हुआ है, ठीक। आपको पहचानना किसको है, इस 15 में से एक जो नाम दिया है उसको, यानी कि आपको यह पहचानना है कि कौन सा जिला जो है वो आदिवासी जिले के अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक। शब्द में हेरफेर हो सकता है, पूर्णतः आदिवासी जिले भी बोल सकता है आपको। इसी प्रकार पूछ सकता है आदिवासी उपयोजना क्षेत्र कौन सा नहीं है शामिल। क्लियर है। चलिए तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा जिला जो है वो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, है ना, ये आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, ठीक। क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ राज्य दिनांक 1 नवंबर 2000 को अलग होकर अस्तित्व में आया, ठीक। हमको पता है राज्य स्थापना दिवस है उस दिन, ठीक। 10 फरवरी 2020 को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला अस्तित्व में आने के बाद अब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है, ठीक। अभी आपको बताया मैंने, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य के शेष 27 जिले निम्नानुसार है, ठीक। तो यहां पर आप जब पीडीएफ देखेंगे तो यहां तक आपका, ठीक, यहां तक आपका क्या हो जाएगा, ये जिलों के नाम दिया हुआ है, ठीक। कब कब गठन किया है ये भी बताया गया है कुछ जिलों के बारे में, ठीक। आगे क्या लिखा है, इसी में आगे पढ़ेंगे तो लिखा है इसमें बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोंडागांव, कांकेर, ठीक। यानी कि आप यहां से बोल सकते हो कि बस्तर संभाग के कुल 7 जिले, ठीक है। इसके अलावा बलरामपुर है कि नहीं, ठीक। बस्तर 1 हो गया, नारायणपुर 2 हो गया, दंतेवाड़ा 3 हो गया, बीजापुर 4 हो गया, सुकमा 5 हो गया, है ना। इसके अलावा 6 आपका कोंडागांव और 7वां हो गया आपका कांकेर। तो बस्तर संभाग के 7 जिले, इसके अलावा सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, ठीक है, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और कोरिया, ठीक। सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, इसके अलावा क्या था, सरगुजा, ठीक। इसके अलावा कोरबा और जशपुर, कोरबा और जशपुर, ये जो 13 जिले हैं ये पूर्णतः आदिवासी जिलों के अंतर्गत आते हैं। ये इनको बोल सकते हैं कि आदिवासी उपयोजना क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत ये 13 जिले जो हैं ये शामिल किए गए हैं, ठीक। तो अब आप आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में आपको पूछा है कि कौन शामिल नहीं है, ठीक। तो कांकेर शामिल था क्या, बिल्कुल बस्तर संभाग का है, शामिल था। कोरिया भी शामिल है, कोरबा भी शामिल है। कौन शामिल नहीं है, कवर्धा शामिल नहीं है, ठीक। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, कवर्धा,
ठीक, अभी जो नाम बताया हूं जिस जिस जिले का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में विभिन्न जिलों में कुल कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं? ठीक, ऑप्शन है आपके पास 25, 21, 32 या 22। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इसको कि ये संख्या में कितने हैं। ठीक, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस पीडीएफ में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। ठीक, ये आदिम जाति कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है इसको भी। ठीक, इसमें पहले पैराग्राफ को मैं छोड़ रहा हूं, इसको आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। दूसरे पैराग्राफ में जब आते हैं तो क्या लिखा है, वर्तमान में 2 कन्या, 6 बालक और 17 संयुक्त, इस प्रकार से कुल 25 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो है प्रदेश में विभिन्न जिलों में संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, विभिन्न जिलों में संचालित किए जा रहे हैं। ठीक, और यहीं अगर बात करें, इन विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक 60 सीटर प्रति कक्षा के मान से प्रत्येक विद्यालय में 420 विद्यार्थियों को प्रवेश देने का प्रावधान है। ठीक, इसी में आगे आपको डेटा भी दिया है कि वर्तमान में कुल 5315 विद्यार्थी जो है वो अध्ययनरत है। ठीक, सीजी बोर्ड से यहां पर पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, तो यहां से आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, कितने एकलव्य आदर्श विद्यालय जो है संचालित किए जा रहे हैं, तो 25। यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो एकलव्य आदर्श विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, इनकी लिस्ट जो है वो मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दी है, आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं एकलव्य आदर्श विद्यालय के नाम है और कौन से जिले में है वो भी दिया हुआ है। ठीक, तो यहां से आप पढ़ लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कोविड-19 महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हेतु संचालित छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना में कौन शामिल है? कौन कौन शामिल है? ऑप्शन है आपके पास शासकीय विद्यालय, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल या निजी विद्यालय। ठीक, तो देखिए ये जो महतारी दुलार योजना है, आपको मैंने बताया था कि 22 मई से इसे प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत यदि किसी बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो जाती है कोविड-19 के कारण, तो उसके स्कूली शिक्षा को पूरी करने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक, इसी के अंतर्गत छात्रवृत्ति का भी प्रावधान किया गया है, जिसको 2 सेक्शन में बांट के छात्रवृत्ति दी जाती है। पहली से लेकर के 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं, पहली से लेकर 8वीं तक, इनको 500 रुपए प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वहीं 9वीं से 12वीं वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, 9वीं से 12वीं के बीच जो अध्ययनरत है, उनको 1000 रुपए प्रति माह की मान से छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक, चलिए, तो आपको प्रश्न में पूछा है कि ये जो योजना चल रही है, इसके अंतर्गत जो बच्चे हैं, ठीक है, वो जो बच्चे हैं जिनके पालक की मृत्यु हो गई है कोविड-19 के कारण और वो स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको कौन कौन से स्कूल में एडमिशन मिल सकता है? ठीक, तो देखिए शासकीय विद्यालय, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, निजी विद्यालय। ठीक, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से स्कूल जो है इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक, तो यहां पर देख पा रहे हैं आप, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना जो है, ये प्रारंभिक चरण जब प्रारंभ हुआ, ठीक है, यानी 22 मई को जब घोषणा की गई, तो उस समय शासकीय विद्यालयों की बात कही गई थी। ठीक है, शासकीय विद्यालयों की बात कही गई थी। बाद में इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है अभी हाल ही में, और इसमें और चीजों को शामिल किया गया है। ठीक, तो देख पा रहे हैं आप यहां पर मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा, ठीक है, 14 जून की बात है ये, निजी स्कूलों के बच्चों को भी महतारी दुलार योजना का लाभ मिलेगा, यानी कि निजी स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें भी इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। ठीक, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बेसहारा बच्चों की फीस जो है वो वहन करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। ऐसे बच्चे उसी निजी स्कूल में या स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकेंगे। ठीक, तो याद रखिए इसके अंतर्गत शामिल कौन हो गया है अब?
अब शासकीय विद्यालय भी शामिल हैं, निजी विद्यालय भी शामिल है और आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत वर्तमान में कितने राशन कार्ड प्रचलित हैं? आपको पता होगा कि ये जो सार्वभौम वितरण प्रणाली है या सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसके अंतर्गत लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वभौम पीडीएस जो है, ठीक है, ये इसका नया संस्करण जो है वो 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कुल 5 योजनाएं लॉन्च की गई थी 2 अक्टूबर 2019 के दिन, उनमें से एक योजना ये भी थी। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि वर्तमान में इस योजना के द्वारा कितने राशन कार्ड जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, इस योजना के द्वारा कितने राशन कार्ड लाभान्वित हो रहे हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कितने कार्ड जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 14 जून की प्रविष्टि तिथि, लिखा क्या? राज्य में सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत 99.6% राशन कार्डों में आधार सीडिंग की कार्यवाही पूर्ण हो गई है। ठीक, यानी कि जो आधार से लिंक करना है किसको? राशन कार्ड को। सुना होगा आपने, राशन कार्ड को लिंक किया जा रहा है किससे? आधार से। तो ये लगभग 99.6% काम जो है ये पूरा हो चुका है। ठीक, प्रचलित 68.04 राशन कार्डों में से 67.77 लाख राशन कार्डों की गई है आधार नंबर की सीडिंग। तो यहीं से आपके प्रश्न का उत्तर मिलता है कि छत्तीसगढ़ में प्रचलित राशन कार्डों की संख्या कितनी है? 68.04 लाख। ठीक है, जो कि किससे लाभान्वित हो रहे हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सार्वभौम पीडीएस योजना के अंतर्गत। क्लियर है? ठीक, यहां पर आप इस स्टेटमेंट से पढ़ भी सकते हैं ना, यहां पर सेम टू सेम लाइन लिखा है जो मैं आपको बताया हूं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, आपको असत्य कथन बताना है इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। तो पहला है, धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो कुटकी, सोयाबीन, अरहर, गन्ना लेने वाले किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ आदान सहायता दी जाएगी। ठीक है, देखिए इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। ये क्या बोलना चाहता है कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसने पिछले खरीफ वर्ष में अपने खेत में, मान लो ये खेत है उसका, ठीक, इस खेत में उसने धान बोया था और इस खरीफ वर्ष में भी वो क्या बो रहा है? धान बो रहा है। तो इस स्थिति में इसको 9,000 रुपए जो है वो इनपुट सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, आदान सहायता प्रदान की जाएगी। बिल्कुल सही है। ठीक, इसी के साथ एक चीज और समझेंगे कि यदि उस किसान ने पिछले फसल में सोयाबीन बोया था, ठीक है, धान नहीं बोया था, क्या बोया था उसने? सोयाबीन बोया था, और इस खरीफ फसल में भी वो क्या बोने वाला है? सोयाबीन बोने वाला है। तो उस स्थिति में भी उसको क्या मिलेगा? 9,000 ही मिलेगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज थे। ठीक है, वो क्या पूछ रहे थे कि सर सोयाबीन के संबंध में तो प्रावधान ऐसा है कि सर पिछले फसल में उसने सोयाबीन बोया था और इस बार भी यदि वो धान की जगह सोयाबीन ही बो रहा है तो उसको 10,000 मिलेगा। नहीं, देखिए ये रकबा जो है ये पंजीकृत हो चुका है पिछले फसल में, है ना। पिछले साल जो गिरदावरी का काम किया गया था राजस्व विभाग में, वहां पर ये जो रकबा है, ये जो क्षेत्रफल है, ये पंजीकृत हो चुका है किस रूप में? वो धान की फसल के रूप में। तो इस साल भी उसको धान, मतलब इस साल भी अगर उसने धान बोया तो 9,000 मिलेगा। अब मान लो ये रकबा जो है सोयाबीन के फसल के रूप में वो है, पंजीकृत किया गया है, ठीक, और इस साल भी वो क्या बो रहा है? सोयाबीन बो रहा है। तो जो फसल है वो चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इस स्थिति में 9,000 रुपए ही क्या मिलेगा उसको? इनपुट सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, पिछले फसल में फल्ली बोया है, इस फसल में भी फल्ली बो रहा है तो 9,000 मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक, चलिए अगला है, धान के बदले अन्य निर्धारित फसल लेने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, यानी कि मान लो उस व्यक्ति ने पिछले बार
धान बोया था, इस रकबे में क्या बोया था, धान बोया था। ठीक, इस बार उसने बो दिया, मान लो चलो फल्ली बो दिया, ठीक है, मूंगफली बो दिया, या कोदो कुटकी बो दिया, ठीक है, या मक्का बो दिया, या सोयाबीन बो दिया, अरहर बो दिया, यानी कि अधिसूचित अन्य कोई फसल बो रहा है, तो उस स्थिति में उस किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सहायता जो है वो दी जाएगी। क्लियर है? चलिए अगला है, धान के बदले वृक्षारोपण करने पर 3 वर्ष तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी। बिल्कुल सही है। ठीक, मान लो ये जो खेती है, ठीक है, ये जो खेत है ये रजिस्टर्ड है किस रूप में, पिछले साल धान बोए थे भाई, पिछले साल यहां पर। ठीक, अब मान लो वो जो किसान है जिसका ये खेत है वो बोलता है कि इस 1 एकड़ के खेत में मैं क्या करता हूं, धान नहीं बोता हूं, मैं ना पेड़ लगा देता हूं, कोई भी फलदार वृक्ष, ठीक है, चाहे वो आम का पेड़ हो, कोई सा भी पेड़ हो। ठीक, उसने लगा दिया, तो इस पेड़ के एवज में, यानी कि ये बोल सकते हो कि इसके लिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से दिया जाएगा। ठीक है, प्रति एकड़ की दर से इसका भुगतान किया जाएगा। क्लियर? तो आपका पहला स्टेटमेंट भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार देने के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है 100 दिनों का रोजगार देने में, आपको ये पूछ रहा है। ठीक, हाल ही में ये डेटा आया है। ठीक, इसको देखते हैं कि कौन सा स्थान है भाई। तो ये जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया एक स्क्रीनशॉट है। ठीक, लिखा क्या है, 100 दिनों का रोजगार देने वाला टॉप 10 राज्य। ठीक है, यानी कौन कौन से राज्य जो है उसने सबसे अधिक 100 दिन का रोजगार दिया है, मनरेगा के अंतर्गत दिया जाता है साल में। ठीक, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान पर है। ठीक, पहले स्थान पर कौन? राजस्थान, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर पश्चिम बंगाल, 5वें पर छत्तीसगढ़। क्लियर? तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5वां। छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? 5वां। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास के अंतर्गत शामिल सप्तर्षि आश्रम कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास सिहावा धमतरी, राजिम गरियाबंद, नगपुरा दुर्ग या सिरपुर महासमुंद। ठीक, इसका उत्तर आपको पीडीएफ में दिया गया है, लेकिन आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो सप्तर्षि आश्रम है ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है और उस जगह का नाम क्या है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में जो है राष्ट्रीय समसामयिकी का सेक्शन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाने और महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के उद्देश्य से गहरे समुद्र अभियान पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, यानी इतना स्टेटमेंट लिखा है, उसका मतलब क्या है कि जो महासागर हैं हमारे, उनके अंदर छुपे हुए जो संसाधन हैं उनके दोहन करने के लिए, ठीक है, और एक सतत विकास की अवधारणा को बनाए रखने के लिए। सतत विकास क्या होता है कि हम संसाधनों का उतना ही प्रयोग करें जितनी हमारी आवश्यकता है। ठीक है, हम लालच के लिए ना जाए, हम उनका संरक्षण भी करें, ठीक, ताकि वो अगली पीढ़ी के लिए काम आ सके। ठीक, तो इस उद्देश्य से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है इसने एक प्रस्ताव भेजा था और इस प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी मिल गई है। ठीक, इस अभियान की अनुमानित लागत कितनी होगी? ठीक, ऑप्शन क्या है? 4,077 करोड़, 1,530 करोड़, 2,031 करोड़ या 2,199 करोड़। तो आइए जानते हैं कि इसकी लागत कितनी होगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो प्रविष्टि है वो है 16 जून 2021 की। लिखा क्या है? मंत्रिमंडल ने गहरे समुद्र अभियान को स्वीकृति दी है। ठीक, इसमें जब आप तीसरे लाइन पे पहुंचेंगे, या ये बोल सकते हो कि जो पहला पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ चालू हो रहा है, यहां पर लिखा है कि इस अभियान को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए 5 वर्ष की अवधि की अनुमानित लागत
4077 करोड़ रुपए होगी। तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4077 करोड़ रुपए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है। ठीक है, ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो है ये एक रैंकिंग निकालती है अलग अलग पैमानों के आधार पर। ठीक है, और उसी के अंतर्गत अनुसंधान का क्षेत्र जो होता है वो एक मापदंड होता है जिसके आधार पर जो पूरा विश्व है उसके यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकाली जाती है। तो हाल ही में जो भारत का एक संस्थान है उसने पूरे विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन क्या है आपके पास, आईआईटी कानपुर, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किस संस्थान ने पूरे विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अनुसंधान के क्षेत्र में। चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं 9 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के शीर्ष 200 स्थानों में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई है। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ेंगे कि आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर। ठीक है, यानी कि जो आईआईएससी है ये प्रथम स्थान पर है विश्व में। ठीक, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम फैक्चुअल चीज है, इसको डायरेक्ट याद रखिए। ठीक, आईआईएससी बेंगलुरु जो है उसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अनुसंधान के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए अगला प्रश्न है, संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन किस मंत्रालय की पहल है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये जो संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन है वो किससे संबंधित है। ठीक, तो यहां पर आप देख पा रहे 15 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है, जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय आजीविका पहल संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन की शुरुआत की। ठीक, इसके ठीक ऊपर आप देखेंगे तो ये छोटा सा लिखा है जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक, यानी ये जो योजना है वो किससे संबंधित है, जनजातीय कार्य मंत्रालय से। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है ये प्रारंभ की है अभी इसने हाल ही में एक मिशन, नाम क्या है, संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका लिखा है कि रेमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपके पास मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इसको भी। लिखा है कि असम के देहिंग पटकाई को बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, जो अब राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य ने यह जानकारी दी है। ठीक, इसके बाद अगला पढ़ते हैं। इसमें असम में एक सप्ताह के भीतर 2 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में स्थित रेमोना राष्ट्रीय उद्यान को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। असम, एक और फैक्ट याद रखिए, असम अब देश का दूसरा सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इस क्रम में असम का स्थान है दूसरा। ठीक है, यहां पर कितने नेशनल पार्क हो गए, अब 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। ठीक, चलिए कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए हमको कि सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है भारत में। ठीक, अगर असम की बात करें तो असम में और कुछ नेशनल पार्क हैं, उस पर हम नजर डाल लेते हैं। जैसे यहां पर आप मैप में भी देख पा रहे हैं और इधर लिखा भी है ना, असम के अन्य राष्ट्रीय अभयारण्य, ठीक है, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए ये, है ना, ये राष्ट्रीय उद्यान है, सेंचुरी नहीं है, ये नेशनल पार्क है। देखिए काजीरंगा, मानस, ओरांग, डिब्रू सिखोवा, नामेरी, देहिंग पटकाई और रेमोना। ठीक, देहिंग पटकाई जो है ये 7वें नंबर का है, जबकि रेमोना जो है ये 6वें नंबर का है। ठीक, इसको याद रखेंगे, इसका लोकेशन भी आप देख पा रहे हैं। ठीक, इसमें जो रेमोना है
ठीक है, रेमोना का लोकेशन ये यहां पर है, ठीक, ये दार्जिलिंग के पास में है। जबकि जो देहिंग पटकाई है उसका क्षेत्र लगभग आपका, जिस क्षेत्र पर बोडोलैंड की मांग चलती है, ठीक है, वहां के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और वहीं पर थोड़े से दूर में फिर भूटान का बॉर्डर आता है, ठीक। तो असम में कितने हैं टोटल नेशनल पार्क बोलेगा तो 7 हो गए हैं, ठीक। और 7वां जो है वो कौन सा है? 7वां है आपका देहिंग पटकाई, ठीक है। 6वां कौन सा था? रेमोना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेमोना राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो असम राज्य में है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित है। क्या लिखा है? वर्तमान में यूएन यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है, ठीक। देखिए, यूएन जो है इसकी सदस्यता 2 प्रकार की होती है। एक परमानेंट होती है यानी कि स्थायी सदस्यता होती है, और दूसरा अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। परमानेंट सदस्यों की बात करें तो 5 देश जो है वो परमानेंट हैं, जबकि अस्थायी सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 हो सकती है। और अस्थायी सदस्य जो है वो हर 2 साल के बाद बदलते रहते हैं, यानी कि जो भी अस्थायी सदस्य है वो 2 साल में बदल जाता है, ठीक। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से देश वर्तमान में स्थायी सदस्य हैं और कौन से अस्थायी। खैर, स्थायी तो कभी बदलते नहीं है इसमें, ठीक। चलिए, यहां पर देख पा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, ठीक। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? पहला है चीन, है ना। अगर आपको ठीक से ना दिखे तो इसको थोड़ा सा लिख लेंगे कॉपी में। चीन है, फ्रांस है ना, रूस है, रूस को यहां पर रशियन फेडरेशन के नाम से लिखा गया है, ठीक। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम है, यूके, ठीक है, और अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स लिखा गया है, ठीक। अब बात करें 10 अस्थायी की। अस्थायी सदस्य कौन कौन है वर्तमान में? तो याद रखिएगा, पहला है एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया। भारत भी है इसका सदस्य, ठीक। भारत 2022 तक रहेगा, और ये भी याद रखिए भारत 2022 तक इसका अस्थायी सदस्य है, ठीक। इसके अलावा आयरलैंड है, ठीक है। चलिए मैं पढ़ के बता देता हूं आपको, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक। एस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, ठीक। इसके अलावा ट्यूनीसिया और वियतनाम। ये जो 10 कंट्रीज हैं, 10 देश हैं, वो क्या हैं? अस्थायी सदस्य हैं। जबकि शुरू में जो 5 देश मैंने बताया, चीन, रूस, फ्रांस, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, ये क्या हैं? ये स्थायी सदस्य हैं, ठीक। तो ये थे आज की वीडियो के अंतर्गत राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ की समसामयिकी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।